yours. Welcome guys. How are you all? It's your educator Shivansh. This is the second video of my channel. So please like, share and subscribe my channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक कावेरी की सेकंड चैप्टर जो कि हमारा भारत आर लैंड को पढ़ने वाले हैं, जो कि बाय सुब्रमण्यम भारती। मतलब भारत और लैंड के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो लेट्स गेट आवरसेल्फ स्टार्टेड। Okay, so guys, first exercise is of reflect and respond. So recall the lines of national anthem and complete the table given below with the names of the states, mountain ranges and the river mentioned in। मतलब इसका आपको जो अपनी नेशनल एंथम है उसे आपको पढ़ना है, और आपके अंदर उसके अंदर स्टेट और प्रोविंसेस के बारे में जितने भी स्टेट और प्रोविंसेस आते हैं अपने नेशनल एंथम में, और जितने माउंटेन रेंजेस आते हैं और जितने रिवर आते हैं, उन सबके नाम आपको फिल करने हैं। तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है ये इसकी पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कला, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये सब जो नाम हैं ये हमारी जनगण मन में आते हैं। Now second part, work in pairs. Discuss what the word जया है in the last two lines of the national anthem convey. Share your answer with your classmate and teacher। तो जया है का मतलब ये होता है कि the word जया है means victory to you। मतलब हमेशा आप विजय रहो। मतलब ये जया है का मतलब है कि इंडिया हमारी जो कंट्री है वो हमेशा विक्टोरियस रहे, मतलब जीती रहे और अपनी दिक्कतों से बाहर, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर आ सके। दिस शो आर लव, रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर इंडिया। मतलब ये हमारा प्यार और इज्जत और हमारे रिस्पेक्ट दिखाते हैं इंडिया के प्रति। दिस वर्ड रिमाइंड अस टू स्टे यूनाइटेड एंड वर्क। मतलब जो ये वर्ड है जया है, ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम लोग एकजुट रहें, यूनाइटेड रहें और एक साथ वर्क करके अपनी कंट्री की ग्रोथ करें और इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ाएं, और अपने कंट्री में पीस बनाए रखें और अपनी कंट्री की सक्सेस करते रहें। So the third part, read the underlined word in the given lines of the poem. Choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underlined word। तो इस हमें जो peerless है इसके अंदर फर्स्ट वाला क्या है, she is peerless, let's praise her। तो इसकी मीनिंग होती है एक कंपेरेटिबल होती है और अनमैच्ड होती है। तो इस वैल्यूबल इसकी मीनिंग नहीं होती, तो हमारा आंसर होगा वैल्यूबल। A sage has sanctified this land। sanctified मतलब होता है कि प्योर और ब्लेस्ड, मतलब अपलॉडेड मतलब हमारा नहीं होता है इसकी मीनिंग, तो इसका आंसर होगा अपलॉडेड। here all auspicious things are found। auspicious का मतलब होता है कि fortunate और favorable, मतलब fantastic इसकी मीनिंग नहीं होती है। fantastic is the right answer। of hoary antiquity is भारत। तो मतलब ancient time, मतलब old past के बारे में बताई जा रही है, तो मतलब time memorial ये हो सकता है, time memorial। ओके, तो recent past हमारा आंसर होगा, जो कि इसकी मीनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस अब यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है, तो मैं भी उसको रीड करना शुरू करता हूँ। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो ये लोग ये इस लाइन में पोएट ये कह रहे हैं कि जो हमारे पावरफुल, माइटी मतलब पावरफुल, हिमवंत मतलब हिमालय, तो हमारे जो पावरफुल हिमालयस हैं वो भी हमारे ही हैं, इस आर्स। एंड देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब और इनकी बराबरी वाला मतलब और कोई भी हिमालय इस अर्थ पे ही नहीं है। मतलब हिमवंत हिमालय इज अनमैच्ड विद ऑल अदर्स माउंटेन। ये इस लाइन के अंदर कहा जा रहा है। द जनरस गंगा इज आर्स, विद अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। कह रहे जो जनरस मतलब काइंड, जो हमारी गंगा है वो बहुत काइंड, जनरस है, बहुत काइंड है, वो भी हमारी ही है। और विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और ऐसी कौन सी रिवर है जो उनका ग्रेस मतलब उनकी काइंडनेस मैच कर सकता है। मतलब हमारी गंगा भी अनमैच्ड है। द सेक्रेटेड उपनिषद्स आर आर्स, मतलब सेक्रेटेड मतलब होली होता है, होली। उपनिषद जो मतलब उपनिषद जो हमारे वेदा से आए हैं, तो सेक्रेटेड उपनिषद्स आर आर्स, मतलब जो हमारी होली उपनिषद हैं जो वेदा से आए हैं वो भी हमारे ही हैं। और व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और कौन से स्क्रिप्चर्स हम उसके साथ नेम कर सकते हैं, और कोई स्क्रिप्चर्स है नहीं उसके बराबर। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अर्थ, मतलब दिस सनी गोल्डन लैंड मतलब जो हमारी धरती है, ये भी हम जो गोल्डन लैंड को बोला जा रहा है, समय धरती गोल्डन लैंड बोला जा रहा है, वो कह रहा है वो भी हमारी ही है। शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब गाइस अब यहाँ ध्यान दो, तो जो शी और शी है एक पर्सनिफिकेशन का साइन है। मतलब पर्सपेक्शन वो होता है जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हो। जैसे कि जो हमारी लैंड है वो नॉन लिविंग है, बट जो शी है वो तो शी तो फीमेल के यूज होता है ना, तो मतलब वो तो लिविंग है, इसलिए पर्सपेक्शन यहाँ पे शी हुआ है। सो नेक्स्ट पैरा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, तो हमारे ब्रेव सोल्जर है वो भी यहीं से जन्मे हुए हैं, मतलब हमारी ही कंट्री से ब्रेव सोल्जर का भी जन्म हुआ है। और मेनी अ सेज हैव सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मतलब अ सेज मतलब होता है कि वाइस मैन, मतलब संत लोग जो होते हैं, तो मेनी अ सेज हैव सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मतलब प्योरीफाइड और ब्लेस्ड, मतलब दोनों ही करेक्ट होंगे, प्योरीफाइड और ब्लेस्ड। तो मेनी अ सेज हैव सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मतलब हम बहुत से संत हमारी ही धरती पे जन्मे हुए हैं जिन्होंने हमें हमारी लैंड को प्योरीफाइड किया है और ब्लेस्ड किया है हमारी इस लैंड को। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर,
मतलब जो डिवाइनस म्यूजिक होता है, जो धार्मिक म्यूजिक होता है, जो रिलेटेड साउंड जो होता है हमारे डिवाइन से रिलेटेड जो साउंड होते हैं, वो भी यहीं पे सुने जाते हैं, हमारे इंडिया में सुने जाते हैं। और हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा फॉर्चून टाइप जो होती है, गुड फॉर्चून। तो हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। सो हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। मतलब यहीं पे जो ब्रह्मा नॉलेज होती है, ब्रह्मा नॉलेज होती है जैसे अल्टीमेट। ब्रह्मा नॉलेज का मतलब होता है कि अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ। तो यही वो भी यही उसकी जड़ें भी यहीं से हुई हैं, यहीं से लेके ली गई हैं। एंड बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर। मतलब और जो गौतम बुद्ध, जो लॉर्ड गौतम बुद्ध है, उन्होंने अपनी अपनी जो शिक्षा थी, जो उन्होंने वही यहीं पे अपने धर्म के बारे में जो यहीं पे प्रीच किया, यहीं पे सिखाया है अपने फॉलोवर को। और मतलब प्रीच मतलब कि टीचिंग ऑफ मॉरल एज अ रिलीजियस मैसेज, मतलब कुछ चीज़ सिखाना या कुछ मॉरल देना। तो उन्होंने अपने धर्म के बारे में अपने फॉलोअर्स को मॉरल दिया है इसी जगह पे। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। अब जो होरी का मतलब होता है कि एंशियंट, और एंटिक्विटी का मतलब होता है कि ओल्ड पास्ट। तो हमारा भारत जो है वो बहुत ही एंशियंट है, और उसका बहुत ही ओल्ड पास्ट, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री और ओल्ड पास्ट है। शी अब पोएट है, इस अब दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं आखिरी में कि शी इज fearless, लेट्स प्रेज हर। मतलब और आप शी इज fearless, मतलब fearless मतलब होता है कि अनमैच्ड, मतलब अनइक्वल या अनमैच्ड होता है fearless का मतलब। और यही कह रहे हैं कि मतलब जो हमारी भारत भारत है वो fearless है, मतलब अनमैच्ड है। और लेट्स प्रेज हर मतलब उसको हम लोग उसकी उसकी तारीफ, चलो हम लोग उसको प्रेज करें। सो द गाइस हियर योर पोएम एंड्स बाय सुब्रमण्यम भारती। Next, move to next slide. Now move to next slide. Check your understanding. Fill in the blanks by choosing appropriate words for the box given below to complete the summary. Okay. So the poet is a tribute. The poet is a tribute to India, celebrating its natural beauty, spiritual heritage, and तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? द पोएट इज ट्रिब्यूट टू इंडिया, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो इसका आंसर होगा हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। तो हमारी पुरानी जो हमारी ग्रेटनेस के बारे में बताया जा रहा है इस लाइन में कि द पोएट इज द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया, सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी। हम हमारी ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है और हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में बताया जा रहा है। Now, second, the poet praised the dash, describing it is as mighty and unparalleled. उसमें कहा पोएट ये कह रहा है कि द पोएट प्रेज द हिमवंत। हिमवंत मतलब हिमालय, हमारे हिमालय के बारे में क्या कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग इट इज माइटी, मतलब बहुत पावरफुल है और अनपैरेलल है। और इसका इसके बराबर और कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है, और मतलब अनमैच्ड है। और इसके बराबर और कोई भी माउंटेन इस अर्थ पे नहीं है। डैश इज डिस्क्रिप्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल। तो इस लाइन के अंदर जनरस मतलब काइंड और ग्रेसफुल किसे कहा गया है? तो हमारी गंगा को जनरस कहा गया है और ग्रेसफुल भी कहा गया है। वाइल द उपनिषद्स आर ऑनर्ड एज सेक्रेटेड एंड अनमैच्ड। मतलब जो उपनिषद्स हैं, जो वेदास से आए हैं, उन्हें ऑनर्ड किया गया एज सेक्रेट मतलब होली एंड होली बुक्स एंड अनमैच्ड। मतलब और उनके और उपनिषद जैसी और कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता क्योंकि वो अनमैच्ड है। The poem highlights the contribution of dash and dash who have enriched the land with their bravery and wisdom. So guys, answer होगा warriors and sages. Warriors मतलब हमारे soldiers और sages मतलब हमारे sons who have enriched the land with their bravery and wisdom. Wisdom मतलब good judgment एक तरीके से। It also acknowledges the presence of Brahma knowledge and the teaching of Buddha. ब्रह्मा नॉलेज मतलब अब मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ इज कॉल्ड ब्रह्मा नॉलेज एंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेडिशन। मतलब हम कह रहे हैं कि हाईलाइटिंग द इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेडिशन। आपको पता होगा कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल ट्रेडिशन मतलब होता है कि वे ऑफ थिंकिंग पास डाउन ओवर अ टाइम। मतलब एक सोचने का वे ऑफ थिंकिंग, मतलब जो एक पुरानी प्रथाएं होती हैं वो समय के साथ पीछे ही रह जाती हैं। ये होता है कि मतलब कि मतलब जो हाइलाइटिंग द इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब होगा रिलेटेड टू द सोल और रिलीजन। तो हमारी जितनी भी पुरानी प्रथाएं होती हैं, उनको इंडिया की जितनी भी डीप रूटेड प्रथाएं होती हैं पुरानी, उन्हें टाइम के साथ ही पीछे छोड़ दिया गया है। और द पोएट रिपीटेड asserts that India is peerless. India is peerless means India is unmatched and urging everyone to dash her. Dash her means praise her. मतलब हम लोग उसको अप्लॉस करें, उसकी प्रेज करें। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, मतलब जो रीडर का मूड कैसा था? तो रीडर का जो मूड था वो प्राइड से भरा हुआ था एंड इंस्पिरेशन देने वाला था। मतलब हम लोग को इंस्पायरिंग कर रहा था, हम लोग को इंस्पायर कर रहा था कि अपनी अपनी कंट्री के बारे में हम लोग को नॉलेज दे रहा था। सो सेकंड वन, द पोएट्स एटीट्यूड। मतलब पोएट का टोन था सेलिब्रेटरी एंड पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मतलब रिलेटेड टू आवर कंट्रीज, मतलब रिलेटेड टू आवर कंट्री। पैट्रियोटिक एंड सेलिब्रेटरी था। एंड द राइम सी मतलब नो फिक्स है, मतलब कोई फिक्स ही नहीं है इसके अंदर।
नो फिक्स एंड द एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन द जनरस गंगा इज आर्ट्स। तो आप देख सकते हो कि जो जनरस है, जनरस होता है कि जनरस हमारी ह्यूमन क्वालिटीज के साथ लगाया जाता है, बट तो ये तो लिविंग के साथ लगता है, पर लेकिन अब जो जनरस है वो यहाँ पे गंगा के साथ लगाया, जो कि एक तरीके से नॉन लिविंग, जो कि गंगा एक रिवर है। सो एक ये पर्सनिफिकेशन में आता है, पर्सनिफिकेशन आता है। एंड शी इज वेलनेस लेट्स प्लेजर, और यहाँ पे जो शी है वो फीमेल से लगाया जाता है, जो कि लिविंग होता है, लिविंग होती है। एंड जो लैंड है हमारी वो नॉन लिविंग होती है, इसलिए ये भी पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन? रिफ्रेन मतलब जो एक लाइन बार बार रिपीट होती है, तो शी इज फेलियर्स लेट्स प्रेज हर, अब ये लाइन रिपीट हुई है इसलिए इसे रिफ्रेन कहा जा रहा है। द रिफ्रेन शोज दैट इंडिया इज यूनिक, मतलब रिफ्रेन ये कह रहा है कि इंडिया हमारी बहुत ही यूनिक है एंड अनमैच्ड, और उसके इसके जैसा और कोई भी कंट्री हमारे वर्ल्ड में नहीं है। एंड इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड, हमारे अंदर गर्व पैदा करती है, प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ाती है हमारे कंट्री के प्रति। एंड इंस्पायर अस टू प्रेज इट्स ग्रेटनेस, और हम लोग को इंस्पायर करती है कि हम लोग इसकी जो ग्रेटनेस है उसको हम लोग प्रेज करें, उसको अप्लॉज करें। तो ठीक है, तो फोर्थ पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, इट इज अ मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड सजेस्टिंग दैट इज, मतलब कह रहे हैं कि जो इंडिया इस हमारे जो दिस सनी गोल्डन लैंड, ये हमारे हमको क्या सजेस्ट करता है, इस लाइन से हम लोग क्या सजेस्ट होता है कि रिच इन, हमारी जो कंट्री है इंडिया वो रिच इन फार्मिंग है, मतलब हमारी फार्मिंग में हमारी खूब बड़ी हमारे इंडिया से खूब सारी फार्मिंग होती है, और मतलब रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज रिच इन फार्मिंग एंड नेचुरल ब्यूटी एंड रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और कोई भी रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, और हमारी ब्यूटी भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। Now moves on fifth slide. The poet uses symbolism, match the symbol in column 1 to what they suggest in column 2. हेमवंत, हेमवंत मतलब हुआ आपका, मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के लाया हूँ आपको इजी करने के लिए, ठीक है। तो हेमवंत का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। ओके, हेमंत का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब पावरफुल, एंड परमानेंस मतलब जो बहुत पहले से हो, मतलब जब से अर्थ है तब से हेमंत है, परमानेंस। ओके, सो गंगा, गंगा हमारी, इसका तो आपको पता ही होगा, प्योरिटी एंड जनरस। ना उपनिषद मतलब स्पिरिचुअल एंड फिजियोलॉजिकल लेगेसी। गैलेंट वॉरियर मतलब ब्रेव एंड सेजेस मतलब सेंस, तो करेज एंड विजडम। ब्रह्मा नॉलेज एंड ब्रह्मास्थमा, तो इसका होगा हमारा कि नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। गोल्डन सनी गोल्डन लैंड, इसका होगा हमारी रिचनेस एंड ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। Okay, sixth part. The poet uses imaginary descriptive language to create a vivid mental picture that appeals to the senses. Give any two examples from the poem. मतलब ये पोएट कह रहे हैं कि आपको इमेजिन करिए अपने दिमाग में ये एक विविड मेंटल पिक्चर दैट अपील टू द सेंसेस, और मतलब ये इमेजिन करिए कि आप पोएम के अंदर कौन से विजुअल इमेजिनरी के बारे में बताया गया, और दो ही बारे में बताया गया है। एक बताया गया विजुअल इमेजिनरी के बारे में, और एक ऑडिटरी इमेजिनरी के बारे में बताया गया है। तो आपको इमेजिन करना है कि आप कौन से लाइन के बारे में बताया गया है। तो मैं तो लिख के लाया हूँ आपके लिए, आप लोग इमेजिन, पोएम मैंने पढ़ा थी, तो आप लोग इमेजिन करके कर सकते हो, इसको अपने आप से कर सकते हो। तो मैंने लिखा था माइटी हेमवंत इज आर्ट्स देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो इसका क्या वाली लाइन होगी विजुअली इमेजिनरी में, विजुअल इमेजिनरी में। इट हेल्प अस इमेजिन द टॉल एंड ग्रैंड हिमालयन माउंटेन, मतलब ये हमें हेल्प करता है कि इमेजिन करने में कि जो बड़े बड़े और जो ग्रैंड मतलब बिग माउंटेन के बारे में, हिमालयन माउंटेन के बारे में इमेजिन करने में विजुअल इमेजिन मदद करता है। और ऑडिटरी इमेजिनरी में द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, इट हेल्प अस टू इमेजिन स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक बीइंग हर्ड। मेलोडियस मतलब स्वीट साउंड होता है, मतलब बहुत ही प्यारा साउंड होता है, मेलोडियस कहते हैं। इट हेल्प अस टू इमेजिन अ स्वीट एंड अ मेलोडियस साउंड बीइंग हर्ड, मेलोडियस म्यूजिक बीइंग हर्ड। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बहुत ही, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि अपने कंट्री में बहुत ही मेलोडियस मतलब बहुत ही स्वीट साउंड हर्ट किया जाता है। तो आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन की है ये पूरे जो पार्ट है, पार्ट 6 ये पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। Now part 7, what is the impact of the use of hyphens in the first stanza? Select the option that are true. Hyphens वो होते हैं कि जैसे कि एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस बोलो, एक वर्ड होता है, उसी के बाद एक जो डैश लगता है, उसके बाद फिर से एक वर्ड होता है, तो ये जो डैश लगता है इसी को हम लोग हाइफेंस कहते हैं, इसी को हम लोग हाइफेंस कहते हैं। ओके, मतलब एक दो वर्डों के बीच में जो एक डैश लगता है इसी को हम लोग हाइफेंस कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले का क्रिएट्स डिलिबरेट पॉज टू reinforce the sense of admiration and pride। तो फर्स्ट सेंटेंस के बारे में यूज हुआ है, तो मतलब एडमिरेशन और प्राइड के बारे में तो हुआ है, तो मतलब हाँ ट्रू। तो emphasize the contrast between India's strength and weakness, तो इसके बारे में तो फर्स्ट सेंटेंस के बारे में नहीं बताया गया है, इसका होगा फॉल्स। Lend to the lyrical quality gives it a measured chant like rhythm, हाँ rhythm true। Suggest hesitation और uncertainty मतलब होता है डाउट, आपका जो होता है hesitation मतलब, है ना, हेसिटेशन मतलब होता है कि आपका डाउट, एंड अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि नॉट बीइंग श्योर, किसी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो, मतलब आपको ये नहीं है कि मतलब आपको है नहीं कि मतलब पक्का ये चीज़ पक्की नहीं है, नॉट बीइंग श्योर।
ओके, तो इसका भी होगा फॉल्स। तो ऐसा तो कुछ पोएट ने क्लेम ही नहीं करा है पोम के अंदर। सो फिफ्थ वन, प्रेजेंट अ की एलिमेंट इंडियाज ग्रेटनेस, बिफोर द हाइफन एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग assertion about its uniqueness after the hyphen। मतलब इट प्रेजेंट एलिमेंट, मतलब जो डैश है यहाँ पे, जो हाइफन के आगे जो डैश है यहाँ पे शुरुआत में एलिमेंट्स बताया गया है और उसके बाद में उसका एक फैक्ट बताया गया है। मतलब फैक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग असर्शन, मतलब उसके बारे में एक फैक्ट बताया गया है। तो ऐसा हुआ है क्या हमारी पोम के अंदर? तो इसका भी आंसर होगा कि ट्रू, हाँ हुआ है। मतलब उसकी यूनिकनेस बताना, तो हाँ हुआ है भाई। फैक्ट्स में यूनिकनेस बताई गई हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। नेक्स्ट, हाइपरबोली। हाइपरबोली वैसा मतलब एक लिटरेरी डिवाइस होता है, figure of speech literary device that involves extreme exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect. It is not mean to taken literally, but it is used to make something sound more impressive and intense। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जैचुरेशन करना, टू एग्जैचुरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, टू हाईलाइट द मेन पॉइंट और ड्रामेटिक इफेक्ट, टू हाईलाइट द मेन पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। इट इज़ नॉट मीन टू टेक लिटरली, बट इट्स यूज टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव। मतलब जो कि बहुत अच्छा साउंड करे और इंटेंस करे। इंटेंस मतलब आपका सीरियस, मतलब इम्प्रेसिव भी हो कि मतलब अच्छा भी लगे, और लेकिन इंटेंस भी हो, मतलब सीरियस होता है इंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, माई लगेज वेट अ टन। तो आप बताइए कि आप किसी का लगेज टन के बराबर हो सकता है? तो ये तो एग्जैजरेशन हुआ, तो हाइपरबोली पार्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल था, ठीक है, डज द लगेज एक्चुअली वेट अ टन? आंसर होगा नो। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड। कैन स्माइल बी अ माइल वाइड? मतलब कह रहे हैं कि स्माइल क्या आपकी स्माइल माइल जितनी बड़ी हो सकती है? तो ये भी होगा false, गलत है ये सब। ये हमारा हाइपरबोली का एग्जांपल है ये दोनों। द पोम इज एन ओड। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है दैट एक्सप्रेस डीप admiration, praise, or reference for a person, place, object, or idea. It is often written in a elevated and formal style, celebrating the subject with enthusiasm and emotion. And Oates' language is often grand and expressive, and it seeks to highlight the extraordinary qualities of its subject। मतलब कि किसी भी ऐसे हमारी कंट्री बारे में पोएट ने यहाँ पे डीप एडमिरेशन दिखाया, मतलब एडमिरेशन मतलब रिस्पेक्ट दिखाई है, और प्रेस किया है और रेफरेंस किया फॉर पर्सन 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 ऊपर इस पोएम के अंदर प्लेस के बारे में करा गया है, रेफरेंस करा गया है। ओके, इस पोएम के अंदर प्लेस के बारे में रेफरेंस करा गया एंड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इट इज ऑफ्टन रिटन इन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल में, और ये बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में लिखा होता है, एलिवेटेड इन एंड फॉर्मल स्टाइल, एंड सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म एंथुसियाज्म के साथ enthusiasm and emotion, celebrating the subject with enthusiasm and emotion। enthusiasm मतलब होता है great excitement and interest, मतलब and celebrating the subject with a great respect और emotion के साथ। and Odd's language is often grand and expressive। the Odd's language is often, एक सेकेंड, हाँ, एंड ओट्स लैंग्वेज ऑफ्टन ग्रैंड मतलब बहुत ही ग्रैंड है, मतलब बहुत ही बिग है, एंड एक्सप्रेसिव मतलब बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, मतलब एक्सप्रेस कर रही है। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरीज मतलब होता है कि मतलब वेरी स्पेशल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वालिटीज होती है। तो हमारी इंडिया के बारे में पोएट जो कि सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने पोम के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज को भी दिखाया है। For example, from the poem that show it is an ode, मतलब the mighty Hemvant is ours, there's no equal anywhere on the earth। The poet proudly praise India's natural beauty and greatness। तो यहाँ पे जो पोएट है सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने प्रेस किया है इंडियाज नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रेटनेस, मतलब इंडिया की जितनी सुंदरता है और उसकी जितनी ग्रेटनेस है उसको प्रेस किया है। द जनरस गंगा इज अर्थ, जो हमारी काइंड गंगा है, वो भी उसको भी बताया गया है कि द पोएट एडमायर्स इंडियाज सेक्रेटेड रिवर्स एंड रिच हेरिटेज, मतलब कि जो हमारी रिवर्स है बहुत ही होली है और रिच हेरिटेज है। She is fearless, let's praise her। The poet expresses deep love, respect and admiration for country। मतलब जो पोएट है ने इस लाइनों में ये एक्सप्रेस किया है कि डीप लव मतलब बहुत ही प्यार, रिस्पेक्ट मतलब एंड एडमिरेशन, अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करी है इन लाइनों में। नेक्स्ट स्लाइड, allusion। The poet uses allusion in the poem। Allusion is a literary device where a writer makes an indirect reference to a well-known person, place, event, literary work, or cultural element without explicitly mentioning it. Explicitly mentioning it, reader is expected to recognize and understand the reference based on prior knowledge. Prior knowledge. Allusion.
allusions can come from mythology, religion, literature, history और popular culture. तो allusion हमारा होता है literary device where writer makes an indirect, मतलब जो writer होता है एक indirect reference देता है to a well known person. मतलब जो writer होता है वो इनडायरेक्ट मतलब डिफरेंस देता है वेल नोन पर्सन, ऐसे पर्सन को डिफरेंस देता है जिसको आप जानते हो जो कि वेल नोन होता है, और किसी भी प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क और कोई भी कल्चर एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट, मतलब उसको मेंशन कर सकता है. रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज. एल्यूजन्स कैन कम फ्रॉम माइथोलॉजी. एल्यूजन्स होती है वो माइथोलॉजी से आ सकते हैं, अपने रिलीजन, लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर से भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास. ये हमारा एक सेंटेंस है. नाउ दिस एल्यूड्स टू एल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब जो आइंस्टाइन है ये एल्यूड करता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के, एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये एल्यूड करता है. मीनिंग स्टूडेंट्स इज वेरी इंटेलिजेंट, स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट है, एंड स्पेशली इन मैथ्स और साइंस, दोनों में ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे. नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग allusions from the poem for the following. allusion to the ancient Indian scriptures. अब देखिए यहाँ पे scriptures आ गया. scriptures मतलब हमारे इंडियन उपनिषद के बारे में बात की जा रही है, वेदास के बारे में. that form the physiological core and symbolize deep wisdom and enlightenment. इसका आंसर होगा the sacred Upanishads are ये कंट्री, ये हमारी पोम की लाइन है. and allusion to concept of spiritual knowledge associated with self realization and ultimate truth. तो ये हमारा ब्रह्म नॉलेज के बारे में बताया गया था. तो ब्रह्म नॉलेज वाली लाइन तो ये हुई ना कि हर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट्स. यहीं पे ब्रह्म नॉलेज ने भी अपने रूट पैदा किए हैं, इन रूट्स. and allusions to Gautama Buddha's teaching, which includes compassion and non-violence and enlightenment. This highlights India's role in shaping more religious and philosophical tradition. तो इसका आंसर होगा इसलिए and the Buddha preached his dhamma here. मतलब जो हमारे लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने अपने फॉलोअर को अपने धर्म के बारे में यहीं पे प्रीच किया है, मतलब मॉरल टीचिंग दी है. सो हियर वी आर एंडिंग गाइस. अगर आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपना डाउट, मैं उसको सॉल्व करूंगा. और आपको कोई सजेशन देना हो मेरी वीडियो के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सही करने की अगली वीडियो से कोशिश करूंगा. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट.